बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। बिल आखिर कमरा अदालत नंबर 1 में आज तहरीर करवा दिया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। ये हुक्म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तहरीर करवाया। उनके साथ थे जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब। फुल बेंच ने यह समाअत की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी चिट्ठी आ गई और ईवान सदर की तरफ से भी चिट्ठी आ गई कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को करवाने पर इत्तेफाक पा गया है। ये हुक्म तो तहरीर करवा दिया गया, लेकिन इस हुक्म तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, इस बात का अंदाजा शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंदाजा ना हो इस नौइयत का कि ये हुक्म तहरीर करवाने में के पीछे कितनी तगोदौ शामिल थी, क्योंकि वो उन्हें शायद इस बात का एहसास ना हो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये सारा मलबा आज मीडिया पे भी डालने की कोशिश की और अटॉर्नी जनरल से कहा कि खबरदार, अगर मीडिया पे इसके एडवर्स कोई बात की गई और अगर कोई मीडिया पर्सन ये कहता है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, यह शकूक व शुबहात पैदा करता है, तो ऐसे मीडिया पर्सन के खिलाफ पैमरा से कह के कार्रवाई करवाई जाए। तो मामला ये है कि ये सारी बात हम करते हैं क्योंकि इसी कमरा अदालत में पहले भी एक दफ़ा लिखा जा चुका है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। इसी कमरा अदालत में बैठ के एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दो साथी जजेस के साथ, बल्कि वह पूरे भारी भरकम जजेस के साथ आए थे, आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ के चले गए। पहले 9 थे, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3 रह गए। और जब उन्होंने ये फैसला दिया तो उसके बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। और उस वक्त भी मीडिया ये कह रहा था, मीडिया ही इन्फॉर्म कर रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। और मीडिया किस बुनियाद पर इन्फॉर्म कर रहा था? क्योंकि ताकतवर तरीन हल्के नहीं चाहते थे कि ये इलेक्शन हो। उस वक्त की 15-20 जमातें नहीं चाहती थी कि इलेक्शन हो, और उस वक्त के ताकतवर तरीन हल्के भी नहीं चाहते थे कि ये इलेक्शन हो। लिहाजा वो इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी कमरा अदालत नंबर 1 में बैठ के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने यह हुक्म सादिर किया, लेकिन उसका हुक्म भी हवा में उड़ा दिया गया। बल्कि उसको हुक्म सादिर करने के बाद इंप्लीमेंट करने से रोकने के लिए सरकारी जमातें सरकार की सरपरस्ती में सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुई। लेकिन उस वक्त तमाम के तमाम जो ऑनरेबल जजेस हैं वो खामोश रहे, और उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का बेंच, समाअत करने वाला बेंच तने तनहा लड़ रहा था। और बिल आखिर उन्होंने भी पसपाई इख्तियार की और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नहीं चाहता तो ये फिर हम इस मुसीबत में क्यों पड़े। लिहाजा उन्होंने अपना हुक्म सादिर किया और वो हुक्म सादिर करके अपना आईनी फरीज़ा अदा करके आराम से बैठ गए। और ये उसी का तसलसल है जो कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज हुक्म सादिर किया है। क्योंकि पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमतें, निगरान हुकूमतें इस वक्त चल रही हैं, जिसका आइन में कोई गुंजाइश नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि तमाम सीनियर कानूनदान और आइनी माहिरीन कह रहे हैं, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि एक डगर है, उसी डगर पे सारे चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मीडिया, खबरदार अगर मीडिया ने ऐसी बात की तो मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि अभी भी मेरा पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। उसमें सारी बातें मैंने तफसील से बयान कर दी हैं कि इलेक्शन की तारीख कैसे आई। ये इलेक्शन की तारीख उस सूरत में आई है कि IMF आपके पास आके बैठ गया है, और IMF के साथ आपने तय किया था, जब उन्होंने बेल आउट पैकेज किया था, कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। अभी भी इलेक्शन के होने या ना होने के बारे में, बल्कि ना होने के बारे में बहुत ज्यादा राय पाई जाती है, होने के बारे में बहुत कम राय पाई जाती है। और अभी आप पोल करवा लें, सर्वे करवा लें, तो आपको पता चल जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद जो है वो पूरे का पूरा जो स्टेज तैयार करना मकसूद है, या जो स्टेज जहनों में मौजूद है, वो स्टेज तैयार नहीं हो रहा। और जिस जमात को इक़्तिदार में लाना मकसूद है, वो जमात इक़्तिदार में नहीं आ पा रही, और उस जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन किए जा रहे हैं। और उस जमात का नाम है मुस्लिम लीग नवाज। और नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए इस वक्त पूरी स्टेट मशीनरी, पूरी हुकूमती मशीनरी
तमाम के तमाम मिलकर तौबा कर रहे हैं और उनका जो आखिरी जलसा हुआ वो भी इसी की निशानी है। और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए, उनको जेल से बाहर भेजने के लिए भी स्टैब्लिशमेंट ने रोल अदा किया और उनको वापस लाने में भी स्टैब्लिशमेंट ने रोल अदा किया। और उन्हीं स्टैब्लिशमेंट की इस वक्त रेड़े पे बैठ के, जैसे माजूर आदमी जो है वो आपने देखा होगा गली बाजारों में आजकल पता नहीं होता है, एक माजूर आदमी को रेड़े पे बिठा के उसके लवाहकीन लेके चलते हैं और उसके उनकी माजूरी को दिखा के वो पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, हमदर्दियां हासिल करते हैं। इस वक्त सियासी माजूर जो हैं उनको रेड़े पे बिठाया हुआ है और पीछे तगड़े हट्टे कट्टे लोग जो हैं उसके पीछे चल रहे हैं और उनको दिखा के और उनको जितवाने के लिए, उनके नाम पे वोट करने के लिए, उनके नाम पे पैसे, पीछे हट्टे कट्टे खड़े होते हैं, सामने माजूर होता है। तो वो सियासी माजूर को लेके आप चल रहे हैं और सियासी माजूर को उसका इलाज करना है, उसी सियासी माजूर को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना है और उसको वजीर आज़म बनाना है। ये इस वक्त का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्क्रिप्ट चल रहा है और इससे कौन वाकिफ नहीं है? इससे सब वाकिफ हैं, इससे सब वाकिफ हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप ऑर्डर देख लें। कोई कानून में कोई मिसाल नहीं कि एक जेल का सजा याफ्ता कैदी वो बैरून मुल्क जाए और बैरून मुल्क से आके सीधा अपने घर चला जाए, जलसे करे, जुलूस करे, पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करे और अपने लोगों को साथ शामिल करे, तमाम के तमाम करे और सब कुछ करता रहे, लेकिन वो जेल ना जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लिखना पड़े अपने फैसले में कि जो अता तारड़ साहब ने पिटीशन फाइल की थी वो पिटीशन नाकाबिल समाअत थी, वो समाअत के काबिल नहीं थी, वो गैर आईनी और गैर कानूनी थी, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए इसके बावजूद हम नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे रहे हैं क्योंकि नैब ने कह दिया है और नैब ने कह दिया, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ वन टाइम इम्यूनिटी है, आइंदा के लिए नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम था, ये जो गैर कानूनी गैर आईनी काम हुआ है इसके अलावा नहीं, इसके बाद ये चैप्टर बंद कर दिया गया है। तो ये इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में, तो मैं कैसे तस्लीम कर लूं या कैसे मान लूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब को इसका इल्म नहीं, क्योंकि वो तो खुद पार्लियामान में जाके एक तरफ सदर जरदारी साहब थे, एक तरफ इसहाक डार साहब थे, उनके दरमियान में बीच में बैठ के सारा तमाशा खुद सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। उसी पार्लियामान में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल नाम छोड़ दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजेस मुकदमा सुन रहे थे इलेक्शन करवाने का 90 दिन के अंदर अंदर, एन उसी वक्त जनाबे चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब, जब उस वक्त जज थे, बाकी सबको बुलाया गया था लेकिन जस्टिस काजी फायजा साहब गए और उसी पार्लियामान में बैठे, एक तरफ इसहाक डार साहब, दूसरी तरफ जरदारी साहब, और उनके बीच में बैठ के उन्होंने वहां पे काफी कुछ सुना और उसी पार्लियामान में बैठ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, ऑनरेबल जजेस को न सिर्फ गालियां दी गई, धमकियां दी गई, उनकी ऑडियोज वीडियोज लीक की गई, किस किस तरीके से ये सारा कुछ किया गया। तो इसलिए ये मीडिया ही है जो ये सारा कुछ रिपोर्ट करता है। आप चले जाएं इसराइल, फलस्तीन, गजा, वहां पे रोजाना सहाफ़ी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और उनको पता है कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। 30 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो जान कुर्बान कर चुके हैं, उनको टारगेट करके भी मारा जा रहा है और लेकिन इसके बावजूद वो रिपोर्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कोई भी सहाफ़ी मैदान छोड़ के नहीं गया, बल्कि सहाफ़ी अपने ही दोस्तों को, अपने ही कोलीग्स की मौत की खबर दे रहे होते हैं और उनको पता होता है कि किसी वक्त कोई गोली उन्हें भी आके लग सकती है। इसलिए मीडिया को कहना, मीडिया को दबाना, मीडिया को सब कुछ करना, ये कहना आसान है, लेकिन जो मीडिया पर्सन्स फील्ड में काम कर रहे होते हैं और जो टीवी पे बैठ के आपको बता रहे होते हैं, उनके पीछे कितनी बंदूकें तानी हुई हैं ये शायद आपको नहीं पता। उसकी वजह यह है कि आज ही हमारे एक और दोस्त, हमारे सीनियर चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, एक पूरी तारीख, आज उनको भी ARY से फारिग करवा दिया गया है और उनको भी ARY से इसलिए फारिग करवा दिया गया है चौधरी गुलाम हुसैन साहब को कि वो रजीम चेंज के बाद अपने अंदाज में मुसलसल हल्की फुल्की जो भी उनकी अपने तई अपनी सोच के मुताबिक वो मज़ाहमत कर रहे थे और फिर भी सच बोलने की कोशिश कर रहे थे और सच बोल भी रहे थे।
और बता रहे थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उनको हथकड़ियां लगाई गई, उनको जेल में डाला गया और उनको अदालत ने रिहा किया, इसके बावजूद वो अपना मुसलसल अपना एक काम कर रहे थे। लेकिन आज उनको ARY से फारिग करवा दिया गया। उनके लिए शराइत, 3 मुतालबे उनके सामने थे। नंबर 1 ये कि आप सरकारी सच बोलेंगे और सरकारी झूठ बोलेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप अपनी तरफ से कोई तज्जिया, कोई खबर नहीं देंगे। और ये कि आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, और ये कि नवाज शरीफ साहब को एक मुस्तकबिल के बेहतरीन लीडर के तौर पे पेंट करेंगे, और ये कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। खिलाफ तो कर सकते हैं, हक में कोई बात नहीं करेंगे, उनकी कोई तरफदारी नहीं करेंगे, उनको अच्छा पेंट नहीं करेंगे, ये भी कहा गया। तीसरा उनको ये कहा गया कि अस्करी क़यादत के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, और अस्करी क़यादत के जितने भी फैसले हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो ये 3 बातें। तो पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, हमारा भी यही मसला था कि पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, अपोजिशन है, हुकूमत है, सियासी जमातें हैं, ये मीडिया का काम है। मीडिया अपना अपना काम करेगा, किसी को कोई जो अच्छा लगता है वो बता देगा, किसी को कोई अच्छा लगता है वो बता देगा, जो उनका नुक्ता नजर है वो बता देगा, काउंटर नैरेटिव देने वाला काउंटर नैरेटिव दे देगा। लेकिन ये उस वक्त भी कहा गया था कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अब जो कहेंगे वही होगा, यानी कि सरकारी सच, सरकारी झूठ, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये मसला पहले दिन से ही चला आ रहा है, और उसमें बहुत सारे लोग कुर्बान हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चलता रहेगा सिलसिला, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो चौधरी साहब से मेरी बात हुई है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब से, वो हौसले में हैं, और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, इसका अंदाज़ा था मुझे, पहले काफ़ी अरसे से अंदाज़ा था, ये मुसलसल चीज़ें हो रही थी। और बाकी मैं इंशाअल्लाह डिटेल्स के साथ अगली व्लॉग में बताऊंगा। फिल वक्त इतना ही, लेकिन मैं चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब बाहर बैठ के हम जो कुछ करते रहते हैं वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। फिर एक और बात भी की है चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि जिसे इंतखाबात होने पर एतराज़ है तो घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। तो मसला ये है कि यही बातें हम भी कह सकते हैं कि आप भी सिर्फ फैसला लिखवा दिया करें, आप रिमार्क्स ना पास किया करें, ऑब्जर्वेशन ना दिया करें, क्योंकि बात वही किया करें जो फैसला है। आप दलाइल सुने और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू सुने, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने, आप अपना तहरीरी फैसला लिखवा दें, और उनके बस ये है। लेकिन आप भी फैसले में वो बातें नहीं लिखवाते जो आप कहते हैं। तो इंतहाई माजरत के साथ, बहुत ही हाथ जोड़ के, तो सूरत हाल ये है कि ऐसी बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर मीडिया पे आप मुकम्मल तौर पे बैन कर दें तो आप अपने साथी जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से ज़रूर डिस्कस करें कि भाई ये क्या है मीडिया का, क्योंकि ये दुरुस्त है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, और लेकिन ये भी दुरुस्त है कि आपके साथ ज़्यादतियाँ करने वाले वो लोग हैं जो आप जानते हैं। लेकिन आपने आज भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर अलवी के बारे में एक पैराग्राफ लिखवा दिया जो कि गलत था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप भी माशाल्लाह आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। तो आपको अब क्या ज़रूरत है पीछे मुड़ के देखने की? अगर पीछे मुड़ के देखना है तो फिर बुलाएं फ़रोग नसीम साहब को और उनको नोटिस जारी कर दें, वो बता देंगे आपको। शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, वो आपको बता देंगे। बहरहाल जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।